ये जो प्यारा सा पौधा है, इनके फूल हमारे घर आंगन में आजकल चारों तरफ आप देख रहे होंगे। हर नर्सरी में खिला खिला सा देख रहे होंगे। आपके बालकनी में भी आ सकता है, लगा सकते हैं। बहुत आसान तरीका मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। आज मैं यही नहीं बताऊंगा कि इस पौधे को आप नर्सरी से लाएं, कैसे रखें, क्या करें और कैसे फूल ज़्यादा पाएँ। हम इसके बारे में बहुत ढेर सारी बातें करेंगे कि असली जेरेनियम है क्या यह सही में जेरेनियम है। कुछ ऐसे मज़ेदार फैक्ट्स भी हम इसके बारे में आपको बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। कैसे गमले में लगाएं, क्या क्या किस समय खाद दें और क्या हम ऐसा करें कि इसके फूल हमें अप्रैल मई तक मिलते रहें। जेरेनियम के बारे में सारी बातें करेंगे हम। बने रहिएगा मेरे साथ, स्किप न कीजिएगा। नहीं कोई सा भी ऐसा अद्भुत सी बात जो हम आपको बताने वाले हैं शायद आपको पता ना हो और आपसे छूट जाए। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। ये प्यारा सा जो पौधा है, ये जहाँ रखिए सर्वप्रथम तो इसके पत्तियों की खुशबू बड़ी अजीब सी है। कहीं लहसुन का मिला हुआ, कहीं कुछ और इसमें खुशबू मिक्स होता है और इससे मच्छर मक्खियाँ तो बहुत ही दूर भागते हैं। जहाँ भी आप गार्डन में लगा दीजिए, बालकनी में लगा दीजिए, वहाँ ही भागेंगे। तो एक तो इसकी मोटी मोटी यह पहचान हो गई। हाँ, क्या यह सही में जेरेनियम है जो हम गमलों में लगाते हैं, जो हम हैंगिंग बास्केट में लगा लेते हैं और जो विभिन्न तरीके से गार्डन में हम सजाते हैं? बोलचाल की भाषा में जिसे हम जेरेनियम कहते हैं, यह एक फूलदार पौधा है जो सर्दियों में और थोड़ी अच्छी देखभाल करेंगे यह पौधा लंबी ब्लूमिंग देता है, लंबे समय तक खिलता रहता है और चमकदार इसके फूल होते हैं, चमकदार पत्तियां होती हैं। यह भी एक इसकी पहचान है। इनकी जो ये गोल गोल इस तरह की पत्तियां होती हैं और इस पत्तियों के बीच में थोड़ा कालापन होता है। यह खुद एक ऑर्नामेंटल सा लगता है। जब फूल नहीं देता है तो भी ये पौधा खूबसूरत लगता है और बड़ी बात ये पूरे गमले को इस तरीके से भर लेता है। जब फूल नहीं देता तो भी देखिए बहुत प्यारा लगता है। हाँ, यह जरूर है कि इसके फूल झड़ जाते हैं जल्दी, बहुत दिनों तक नहीं टिकते हैं। और अब एक बहुत जरूरी और दिलचस्प बात इस फूल के पौधे के बारे में। यह पौधा बोटैनिकली जेरेनियम नहीं है। आश्चर्य की बात है ना। क्रेन्स बिल नाम असली जेरेनियम पौधे के लिए प्रयोग होता है और जिसका जीनस जेरेनियम है, जबकि जो जेरेनियम हम आमतौर से घरों में उगाते हैं और जिसे हम जानते हैं वह होता है पेलार्गोनियम। एक बात और है, क्रेन्स बिल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, इसमें जो बीज आते हैं उसका ढांचा क्रेन्स की चोंच की तरह लगता है, यानी सारस की चोंच की तरह लगता है और इसीलिए लोग क्रेन्स बिल इसे कहते हैं। और ग्रीक शब्द जेरेनस का मतलब होता है क्रेन, सारस, और इसीलिए जेरेनियम को कहा जाता है क्रेन्स बिल। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो क्रेन्स बिल ही असली जेरेनियम है और यह पौधा हार्डी है और गार्डन में खूब लगाते हैं हम। और जो हम जेरेनियम जान करके ज़्यादातर पॉट्स में लगाते हैं वह पौधा पेलार्गोनियम है। ये हम लोग हर जगह बालकनी में, गमलों में और जगह जगह पे लगाते हैं और इनके फूल का आनंद लेते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पेलार्गोनियम की, जिसे आमतौर पे हम लोग जेरेनियम ही कहते हैं और गमलों में, अपने बालकनी में, घर आंगन में सजाते हैं, इनके फूलों का आनंद लेते हैं। कैसे उगाएं अपने घर पे हम इसे? नर्सरी से आप ले आइए छोटा सा पॉट। अगस्त से ही ये मिलने शुरू हो जाते हैं नर्सरियों में छोटे पौधे के रूप में। आप उस समय भी ला करके लगा सकते हैं। अगर कहीं आपसे चूक हो गई है, उस समय आप नहीं ला पाए हैं, तो अभी नर्सरी में इस तरीके से ब्लूम किए हुए पौधे मिल जाएंगे। कई रंग आते हैं, 4-6 कलर तो अभी मेरे टेबल पे है, देखिए रखा हुआ। ऑरेंज रंग भी है और देखिए कुछ ये हल्का सा लाली लिया हुआ है, बिल्कुल रेड भी है, पिंक भी है मेरे पास। ये 2 कलर के भी हैं और भी कलर आते हैं। 4-6 कलर तो मेरे टेबल पे अभी भी रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। अगर हम बात करें इस पौधे को पॉट कितना बड़ा चाहिए, देखिए 8 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी है, तब जब ये पौधा छोटा है। जब 4-6 महीने के बाद पौधा खूब बड़ा हो जाए तो इसका पॉट को आप बदल के 2 इंच साइज से बड़ा भी लगा सकते हैं। सर्वप्रथम पॉट कोई सा लीजिए, मिट्टी का हो, सिरामिक का हो, टीन का हो, कुछ भी चलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उसका ड्रेनेज होल खुला होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल चेक कर लीजिएगा लेने से पहले कि इसका ड्रेनेज होल बिल्कुल खुला होना चाहिए। अब हम बात करें इसके लिए सॉइल हम कैसा बनाएं। इस पौधे को थोड़ा नमी वाली मिट्टी पसंद है, लेकिन बहुत भींगी हुई मिट्टी नहीं पसंद है। इसके सॉइल स्ट्रक्चर में आपके आसपास जो भी मिट्टी मिल रही हो, 40% तो ये लीजिए आप, इसी में 30% वर्मी कंपोस्ट मिलाइए और 10% मिलाइए नीम की खाद।
आप इसमें 10% 15% परलाइट भी मिला सकते हैं। अगर परलाइट नहीं मिलता है, इसकी जगह आप सिंडर डाल सकते हैं। सिंडर भी ना मिले तो कोई सा भी रिवर सैंड जिसे हम मिट्टी में मिला लें, इसके सॉइल कंस्ट्रक्शन में अगर हम मिला लें तो वो पोरस सा हो जाए और मिट्टी में पानी आए और अपने आप जल्दी से जल्दी पॉट की जड़ों को भिगोए और नीचे से निकल जाए। 5% के लगभग इसके हर पॉट के हिसाब से इप्सम साल्ट जरूर डालिएगा। वो इनकी जड़ों को मजबूत करेगा, फूलों के रंग को कंट्रास्ट करेगा। और हर बार की तरह थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर एक पॉट के हिसाब से 1 चुटकी अवश्य मिलाइएगा। पौधे की पत्तियां जब भी इसके मिट्टी की तरफ सटती हैं तो उसमें फंगस आ जाता है। मैंने आपको दिखाने के लिए यह रखा है। इसकी पत्तियों में देखिए ये फंगस आ गया है, क्योंकि इसकी पत्तियां मिट्टी में सट गई थी। तो ऐसे में आपको एंटी फंगल पाउडर थोड़ा 1 चुटकी ये गमले के हिसाब से मिलाना ही चाहिए। लेकिन यह नहीं कि मिलाने के बाद हम निश्चिंत हो जाए। यह बिल्कुल ध्यान रखिए कि इसके पत्ते मिट्टी की तरफ ना झुके, नहीं तो फंगस आएगा ही आएगा। दूसरा, जब इसमें फ्लावरिंग हो जाए तो देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है, इनके फूलों के ऊपर भी पानी ज़्यादा पड़ गया था, तो इसमें भी देखिए फंगस आ गया है। आप देख पा रहे हैं, इसे भी आप तुरंत हटा दीजिए। ये फूलों के ऊपर देखिए फंगस आ गया है, इसे हटा देना आवश्यक है। आपने सॉइल कंस्ट्रक्शन अच्छा बनाया, आपने पॉट अच्छा ले लिया। अगर हम बात करें इस पौधे में वाटरिंग कैसी चाहिए, देखिए थोड़ी मिट्टी जैसा मैंने बताया भीगा होना चाहिए, लेकिन कभी अगर इसके पॉट में भूले से भी आधे घंटे भी पानी रुका तो आप समझिए फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रूट रॉट हो जाता है, पौधा आपका मर भी सकता है। बहुत ध्यान से देखें। आप अच्छे शौक से कोई प्लांट लाते हैं तो उसको देखना, उसको केयर करना भी आवश्यक है। तो देखें इसकी मिट्टी में कहीं पानी तो नहीं रुका हुआ। जब मैंने ऐसे हाथ लगा के देखा तो मेरे पॉट में देखिए आज हाथ में तो नहीं चिपक रहा है, लेकिन मिट्टी नम लग रही है। मैं प्रयास करूंगा आज इसमें कतई पानी नहीं डालूं, 2-1 दिनों के बाद ही पानी डालूंगा जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए। तो ये फंडा बिल्कुल अपनाइए। पानी देने से पहले एक बार मिट्टी को जरूर चेक कीजिए। जब भी इसमें वाटरिंग करें, अगर आपके पास कोई टंकी से पानी आ रही है, ऊपर टंकी है आपका या नीचे ज़मीन के अंदर पटंकी है, तो वो पानी बहुत ठंडा होता है। तो प्रयास करें थोड़ा दिन निकलने के बाद 10 बजे के लगभग जब थोड़ी सी धूप आ रही हो तब वाटरिंग करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी परेशान करेगा इस पौधे को। और अगर आपका डायरेक्ट बोरिंग का पानी आता है या कुछ ऐसा पानी आता है डायरेक्ट वाला जो थोड़ा गर्माहट होता है पानी में, वह पानी इसे सुबह में भी दे सकते हैं। इस बात का भी वाटरिंग के समय थोड़ा ख्याल रखेंगे, पौधे के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम बात करें इस पौधे में फ्लावरिंग कब होती है, देखिए शुरुआत तो इसकी हो जाती है फ्लावरिंग के स्प्रिंग से। पूरा विंटर फ्लावरिंग करेगा, भर भर के फ्लावरिंग करेगा, थोड़ा ध्यान देंगे अगर आप तब। और अगर ज़्यादा आपने ध्यान से देखा, हालांकि ये पौधा कहता है मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, मैं बहुत ज़्यादा मुझ पर केयर ना करो, मुझे इसी तरीके से पड़ा रहने दो। मेरा कहने का अर्थ ये है ध्यान देने का कि वाटरिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सनलाइट कैसा होना चाहिए, इन सब बातों पे, खाद कब देना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, इन सब बातों पे अगर थोड़ा आपने ध्यान दिया तो ये मई जून तक भी फ्लावरिंग करते रहते हैं, जल्दी नहीं जाने वाले हैं। तो इसे थोड़ा ध्यान से आप देखें इसकी वाटरिंग का। अगर मैं बात करूं कि इसको टेम्परेचर या धूप कैसा पसंद है, देखिए मीठी धूप इसे बहुत पसंद है। अर्थात सर्दियों में तो वैसे भी धूप कम होती है, लेकिन फिर भी देखें कहीं किसी किसी इलाके में अगर बहुत कंट्रास्ट और कड़ी धूप आ रही है, आपको भी चुभ रही है, तो इस पौधे को चुभेगा ही चुभेगा वह धूप। वहाँ से इसे थोड़ी सनलाइट में रख दें। आप अपने बालकनी वगैरह में वहाँ रखें इस पौधे को जहाँ 2-4 घंटे के लिए धूप आती हो, सर्दियों वाली धूप। हाँ, थोड़ा सा इस पर जब ओस गिरता है उससे अवश्य बचाएं। फॉग जो आता है सर्दियों में 2-1 महीने, किसी किसी इलाके में, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही फॉग होती है, वहाँ इस पौधे को थोड़ा सा छाया दे दें, कुछ ऊपर से नेट में अथवा ऐसी बालकनी में रख दें जहाँ वो बिल्कुल ओस न गिरता हो इनके पौधे पे, तो ये पौधा और भी अच्छा आपके साथ खिलता हुआ चलेगा। जब इस पौधे के प्लेसमेंट की बात आती है, बालकनी में रखिए, आप कहीं रखिए, बस एक बात का ध्यान रखें कि पॉट से पॉट की दूरी कम से कम 6 इंच की अगर हो सके तो ज़्यादा अच्छा है। हवा आती हो निकल जाती हो, बिल्कुल कंजस्टेड सा, सफोकेशन सा, इसे पसंद नहीं आता है। अगर आती जाती हवा होगी पॉट के बीच से तो इस पौधे के लिए बहुत फायदेमंद है, ऐसी जगह पर रखें। अगर हम बात करें क्या इस पौधे पे भी कीड़े आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हर पौधों की तरह इन पे भी कीड़े आते हैं। एफिड्स, वाइट फ्लाई, स्पाइडरमाइट्स, ये कुछ ऐसे कीड़े हैं जो खास तौर से इन पौधे पे आते हैं, और भी आते हैं, फंगस वगैरह भी आता है। बस पुरानी सी बात है,
कंसनट्रेट नीम ऑयल 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के 2-1 ड्रॉप कोई सा भी लिक्विड सोप जो आपके पास हो वह डालें, खूब अच्छी तरह मिला करके इनकी पत्तियों पे, टहनियों पे अच्छी तरह छिड़काव कर दें। प्रयास करें कि पत्तियों के पीछे भी छिड़काव करें। इस तरह के कोई कीड़ा बचना नहीं चाहिए। हाँ, एक बात मैं बराबर कहता हूँ, जिस पौधे की आप केयर कर रहे हैं केवल उन्हीं को नहीं देखना है, आसपास और किसी पौधे में तो इस तरह कीड़े नहीं लगे हैं जो कि उड़ के इनके ऊपर भी आ सकते हैं। तो जिस दिन आप अपना यह स्प्रे करें दवा का पौधों के ऊपर, तो आप कृपया आसपास के और पौधों पे भी यह छिड़काव कर दें, ताकि किसी पे, आपके गार्डन में किसी भी पौधे पे ये कीड़े बचे ही ना, ताकि एक दूसरे पौधे पे उड़ के जाए। समय समय पर इन पौधों के अगर कोई पत्तियां पीली पड़ गई हैं उन्हें काट दीजिए, कोई टहनी सूख रही है उसे काट दीजिए, फूल जो आपको लग रहा है कि मुरझाने वाला है उनको आप कटिंग कर दीजिए। यह सब प्रूनिंग भी इस पौधे के लिए आवश्यक है, ताकि नई नई शाखाएं आएँ और नई नई शाखाओं में ज़्यादा फ्लावरिंग आपको मिल सके। यह भी क्रिया करते रहिए इस पौधे के साथ में। अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की, इसे फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, कोई सा भी फूल का पौधा, फल का पौधा जब ये बढ़त पे होता है, ऑर्नामेंटल पौधा जब ये बढ़त पे होते हैं, तो इन्हें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। अच्छा भोजन तभी तो अच्छा फूल आपको देगा। आप प्रयास करें कि हर 25-30 दिनों में जब ये फ्लावरिंग देने के लिए तैयार हो जाए पौधा, तो जो पोटास वाले खाद होते हैं वह हर इसे 25-30 दिनों में एक बार अवश्य दे। अव्वल तो वर्मी कंपोस्ट अथवा जो भी घर में आपने कंपोस्ट बनाया है उसकी टी बना के दे सकते हैं। क्या होता है कि इसकी जड़ों में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो जब आप पानी दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि पौधे की मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई है, तो 2 दिनों के बाद प्रयास करें कि वर्मी कंपोस्ट की टी, जो आपने कंपोस्ट बनाया है उसकी चाय, अथवा जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है बनाना टी, केले के छिलकों से जो हम टी बनाते हैं उसकी भी खाद इनके जड़ों में आप डाल सकते हैं। इनमें पोटास ज़्यादा होता है, पोटास से फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। कहीं आपने नाइट्रोजन युक्त कोई ज़्यादा, जिसमें नाइट्रोजन है, वो पोर्शन वाला फर्टिलाइजर इसको डाल दिया तो पत्तियाँ तो ढेरों ढेर आएंगी, टहनियाँ हरी हरी बहुत आएंगी, लेकिन फ्लावरिंग कम हो जाएगा। जिस पौधे में फ्रूटिंग होती है फ्रूटिंग कम हो जाएगी। वर्मी कंपोस्ट चाय अथवा बनाना टी ना हो तो सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड भी आप 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के अच्छी कंपनी का इनकी जड़ों में छिड़काव कर सकते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट का जो फर्टिलाइजर होता है लिक्विड, वो भी इन पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है, मैंने अपने पौधों में डाला है। एक बात और पता है आपको इस पौधे के बारे में, कई बार इनकी पत्तियां गुलाब, मिंट, लेमन, इनका मिला जुला सा कुछ खुशबू इनकी पत्तियों से आती है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन मच्छर मक्खियों को वो खुशबू अच्छी नहीं लगती है, वो इससे इस खुशबू के कारण दूर रहते हैं। और इसीलिए इस पौधे को नेचुरल एयर फ्रेशनर भी कहा जाता है, क्योंकि मीठी मीठी सी खुशबू इनके फूलों से, पत्तियों से आती रहती है। अगर हम बात करें इस पौधे का पूरा ईयरली कैलेंडर, पूरे साल में हम कैसे देख रेख करें, प्रयास करें ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडक से इस पौधे को बचाएं, सर्दी के दिनों में पानी भी कम दे थोड़ा सा। अगर हम बात करें स्प्रिंग के सीजन में इस पौधे के लिए कैसे क्या करना है, बहुत अच्छा समय होता है इस पौधे को रिपोर्टिंग करने के लिए, प्रूनिंग करने के लिए। स्प्रिंग के समय में ये सब काम कर सकते हैं और फर्टिलाइजर भी इस समय अच्छी तरीके से आप डाल सकते हैं। अगर हम बात करें समर की, गर्मियों की, गर्मियों में तेज धूप से इस पौधे को आप बचाइए। जैसे मैंने कहा, अगर थोड़ा सा इसे शेड लाइट में रखेंगे गर्मियों में तो मई जून तक भी आपको फ्लावरिंग दे सकते हैं। डायरेक्ट ना इस पे धूप आनी चाहिए, ना गर्म धूप की लू की थपेरे इन पौधों को लगनी चाहिए। अगर ऐसी जगह कहीं आपने शिफ्ट कर दिया तो मई जून तक भी इसके फूलों का मजा आप आनंद ले सकते हैं। अगर हम बात करें मानसून का, हर पौधों की तरह इसको भी बड़ा प्यारा लगता है मानसून। मानसून में इसकी आप 1 से 2 और 2 से 4 बनाने का बहुत अच्छा समय मानते हैं और इस पौधे के लिए हेल्दी ग्रोथ का टाइम है। तो इस तरीके से अगर आप एक कैलेंडर की तरह देखेंगे तो मैंने आपको 4 मौसम के बारे में बताया और चारों मौसम में इसको देख रेख कीजिए, पौधे का आनंद, फूलों का आनंद लीजिए। अगर हम बात करें इसे प्रोपगेशन की, देखिए मानसून से पहले आप मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त तक भी रेपुटेड फर्म से इसके सीड लें और उस सीड को जो सॉइल स्ट्रक्चर मैंने बताया है उसमें लगा करके हल्का सा, जैसे और पौधों की सीड लगाते हैं, आपने फैला दिया मिट्टी के ऊपर और एक लेयर हल्की सी ऊपर मिट्टी की डाल के स्प्रे कर दीजिए पानी का और सनलाइट में रख दीजिए। 20-25 दिन लगता है लेकिन जर्मिनेशन हो जाता है। अगर अच्छी सीड आपके पास है तो नए पौध उस समय बनने लगते हैं, जिसे आप जब 4-6 इंच का बड़ा हो जाए सीडलिंग
तो आप उसे निकाल करके अच्छे गमलों में, बड़े गमलों में लगा सकते हैं। हाँ, इस पौधे की कटिंग से भी प्लांट बहुत अच्छा बनता है। जो मोटी और हेल्दी इसकी तने हो जाते हैं, इनके नॉट से आप कटिंग कर सकते हैं। किसी भी प्लांट के, इस पौधे के नॉट से आप कटिंग कीजिए, और नॉट से कटिंग करके कम से कम 6-8 इंच का नॉट आपने इसी सॉइल स्ट्रक्चर में लेना है। 6 इंच के गमले में भी आप इसे लगाएंगे, 4 इंच के गमले में भी लगाएंगे, अथवा कोई आपने अगर सॉइल का बेड बना लिया है उस पर भी इनकी कटिंग्स को लगा देंगे तो 15-20 दिनों में जड़ें आनी शुरू हो जाती हैं, देख रेख अगर आपने अच्छी तरह किया है। अगर हम बात करें कि कुछ परेशानियां हो रही हैं हमें, इस पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। देखिए, आसान सा तरीका है, मैंने भी एक पौधा आपको दिखाने के लिए लिया है, इसकी पत्ती पीली पड़ रही है। अगर आपके पौधे में भी ऐसा होता है, पत्तियां पीली पड़ रही है, तो मान के चलिए जाने अनजाने में आपसे ओवर वाटरिंग हुई है या अंडर वाटरिंग भी हो सकती है। देखें उस पौधे को एक बार ध्यान से, क्या कमी आप में रह गई, क्या इसे आपको देना चाहिए था जो आप नहीं दे पाए हैं। फुलफिल कीजिए, पौधा फिर हंसे खेलेगा। फ्लावरिंग कम हो रहा है, पौधा तो हमने लगा लिया, बड़ा हिस्ट पुष्ट पौधा है, लेकिन फूल कम आ रहे हैं। देखिए, कहीं इसे बहुत ही ऐसी जगह तो नहीं रख दिया अंधेरे में जहाँ बिल्कुल इसे लाइट ही नहीं लग रही हो। सर्दी के दिनों में थोड़ी इसे छनी हुई धूप पसंद है, या ऐसे भी 2-4 घंटे की जहाँ हल्की धूप आ रही हो वहाँ रखिए, इसे पसंद है। कहीं आपने नाइट्रोजन युक्त खाद तो नहीं ज़्यादा दे दिया। नाइट्रोजन से पत्तियाँ इनकी बड़ी होंगी, पौधा बड़ा होगा, फूल कम आएंगे। ध्यान रखें, पोटास से भरा हुआ कोई अगर खाद हो तो इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उसमें खाद डालें। कई बार ऐसा होता है इनकी पत्तियों पर, फूलों पर फुफुंदी सी आ रही है। देखिए, ऐसा तो नहीं कि एकदम आपने ऐसी जगह पौधे को रख दिया है बिल्कुल चिपके चिपके सटे सटे हैं, एयर सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है, वह भी इस पौधे को पसंद नहीं है। वहाँ से निकालिए, ऐसी जगह पौधों का झुंड बनाइए जहाँ कम से कम एक गमले से दूसरे गमले में 6 इंच की दूरी तो होनी चाहिए, हवा आए और पास कर जाए। ऐसा तो नहीं कहीं आपने पत्तियों पर, फूलों पर पानी ज़्यादा छिड़काव कर दिया और पानी ठहर गया उनकी पत्तियों पर, इससे भी वह फफूंदी या फंगस जैसी चीज़ें आ जाती हैं इनके फूलों पे भी और इनकी पत्तियों पे भी। उसे काट के हटा दीजिए। एक और बात जानते हैं इस पौधे के बारे में, इसकी पत्तियों से जो खुशबू आती है मच्छर मक्खियों को भगाने में बड़ा अच्छा करती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी जगह पे बालकनी में जहाँ आप शाम में बैठ रहे हैं, मच्छर मक्खियों का प्रकोप है दिन में, वहाँ इन पौधों को रखिए। उस दिए गए सुझाव के अनुसार जैसा मैंने बताया है, धूप हवा को देखते हुए वहाँ भी मच्छर मक्खियों का प्रकोप इनके रहने से कम हो सकता है। आज मैंने आपसे बात की इस प्यारे से पौधे जेरेनियम को, जिसको हम लोग सब जेरेनियम नाम से ही जानते हैं, इसको अपने घर आंगन में, बालकनी में कैसे लगाएं, कैसा धूप, कैसा पानी, कैसा खाद और कैसे सॉइल स्ट्रक्चर बनाएं, सारी बातें की। यहाँ तक कि मैंने इसके प्रोपगेशन के बारे में भी बात की कि सीड से अथवा कटिंग से इस पौधे को 2 से 4, 4 से 8 आप कैसे बनाते रहे। अपने दोस्तों को दीजिए, वहाँ दीजिए जहाँ फूलों के शौकीन लोग हैं। हाँ, मेरा यह वीडियो भी उन लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा जो फूलों के शौकीन हैं, शायद उन्हें जेरेनियम को रखने का, संभालने का यह तरीका ना पता हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे आप, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। मैंने अपना एक नया चैनल भी शुरू किया है, तरुण ग्रीन वेदा के नाम से। इस चैनल पे हम आपसे बात करते हैं, आपको बताने समझाने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं उसमें आयुर्वेदिक कितने गुण हैं और उनका फ़ायदा हम घर बैठे आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भूमि आंवला है, इस तरीके से लेमन ग्रास है, और भी इस तरीके से पता नहीं कितने पौधे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ लगे रहते हैं, हमें मदद करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। तब तक के लिए खूब पौधे उगाइए, खुश रहिए और बगीचे में आनंद कीजिए। गुड लक।